नेक्स्ट इज एरेपाइड लैंग्वेज। एरेपाइड जो है इज आल्सो एन EADL, अर्ली आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। अब इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इट इज एक्चुअली। लैंग्वेज एंड tool set for exploring dynamic properties of system of component that communicate through event। अब rapid क्या है? It's a combination of two elements, language and tool set, right? और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है, ये एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ होती है डायनामिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सिस्टम की डायनामिक प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, उन सिस्टम की डायनामिक प्रॉपर्टीज़ को दैट कम्युनिकेट थ्रू इवेंट्स। ठीक है, उन सिस्टम को या कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम के डायनामिक प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सप्लोर करने के लिए इसे हम यूज़ करते हैं, जो कि इवेंट्स के ज़रिए से कम्युनिकेट करती हैं। अब यहाँ पे एक जो वर्ड है डायनामिक या फ्रेज है डायनामिक प्रॉपर्टीज़, जब ये डायनामिक प्रॉपर्टीज़ की बात आ गई, इसका मतलब ये है कि जो रफाइड लैंग्वेज है वो हम बिहेवियर को मॉडल करने के लिए या बिहेवियर को विजुलाइज करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। वेयर इज डार्विन में ऐसा मामला नहीं था। डार्विन सिर्फ स्ट्रक्चर को मॉडल करने के लिए हम यूज़ करते थे, और अगर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर को मॉडल करने के लिए हम डार्विन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड डार्विन में बिहेवियर का सच बिहेवियर को कैप्चर करने का कोई मैकेनिज्म शामिल नहीं था। बट ऑन द अदर हैंड रपाइड जो है ये डायनामिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ करती है। कौन से सिस्टम्स को? जो कि इवेंट्स के ज़रिए से कम्युनिकेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि डार्विन का जो एब्स्ट्रैक्शन लेवल है, सॉरी, इसका मतलब ये है कि रपाइड का जो एब्स्ट्रैक्शन लेवल है वो डार्विन से लो है, और रपाइड लैंग्वेज जो है वो बिहेवियर को भी कैप्चर करने के लिए, मॉडल करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। डार्विन की तरह इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अगर एडवांटेजेस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि पहला इसका एडवांटेज ये है कि ये यूनिक है और एक्सप्रेसिव है लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग एसिंक्रोनसली कम्युनिकेटिंग कंपोनेंट्स, ऐसे कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो एसिंक्रोनसली कम्युनिकेट करते हैं। और on the other also it has tool support simulation of models and graphical visualization of event traces। जिन लोगों ने ये प्रपोज की है, they have proposed some sort of tools and simulator as well, जिसका मकसद क्या है कि ग्राफिकली हम इवेंट्स को विजुलाइज करें। अब डार्विन में क्या है, डार्विन में जो मॉडल करने वाला है वो ग्राफिकल विजुलाइजेशन भी खुद, ठीक है, बनाएगा, और टेक्सचुअल विजुलाइजेशन ऑफ कोर्स ग्राफिकल विजुलाइजेशन पे बेस करेगी, वो भी खुद करनी पड़ेगी। बट जिन्होंने रपाइड को प्रपोज किया, व्हाट दे डिड वाज के दे सपोर्टेड सम सॉर्ट ऑफ अ टूल। और टूल क्या है? टूल ऑटो जनरेट करता है आपका मॉडल, यह है रैडिकल, यानी यह ग्राफिकल विजुलाइजेशन इज जनरेटेड ऑटोमेटिकली इन सिंपल वर्ड्स, राइट। तो ये इसका एक फ़ायदा है। ड्राइविन में यह था कि वी हैड टू डू इट अवर सेल्फ, बोथ विजुलाइजेशन ग्राफिकल एज वेल एज टेक्सचुअल। डिसएडवांटेजेस भी उसके यकीनन हर चीज़ के हैं, इसी तरह डार्विन के रपाइड के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। नो नेचुरल और एक्सप्लिसिट मैपिंग टू इम्प्लीमेंटेड सिस्टम, कि हम रपाइड में आर्किटेक्चर को मॉडल तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जब सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाता है तो देर इज़ नो मैपिंग फ्रॉम द आर्किटेक्चर टू द इम्प्लीमेंटेड सिस्टम, यानी एज सच उसकी कोई डायरेक्ट मैपिंग नहीं है कि यानी जो हमने सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है, वी कैन नॉट ट्रेस इट बैक टू द आर्किटेक्चर, क्या ये अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्चर है या नहीं है। हाई लर्निंग कर्व, इसको सीखना या समझना ज़रा मुश्किल है, डार्विन से ज़्यादा ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। दैट्स वाई इसकी एक तरह का यकीनन इसका डिसएडवांटेज ही है। इम्पॉर्टेंट टूल सपोर्ट इज़ डिफ़िकल्ट टू रन ऑन मॉडर्न मशीन, जो इसके बनाने वाले थे, जो उन्होंने इसके साथ टूल सपोर्ट जो प्रोवाइड की है, वो कि मॉडर्न डे की जो मशीन्स हैं उन पे वो एग्जीक्यूट इजीली नहीं हो सकती, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। सो दैट्स वाई वी विल टॉक अबाउट इट्स टेक्सचुअल विजुलाइजेशन ओनली। हम इसके टेक्सचुअल विजुलाइजेशन पार्ट ही देखेंगे, जिससे हमें काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि हाउ दिस लैंग्वेज एक्चुअली वर्क्स। We are on slide number 11, and slide number 11 is an example of RAPID, same lunar lander system we are talking about, जिसकी हमने डार्विन based graphical and textual visualization देखी थी। Now we are considering the same example, अपने उसी lunar lander को आप जहन में लाएं। We can say here one thing is we are using textual notation to define components and their interface operations। अगर हम इसको यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश करें तो we have type data store is an interface, right? Type calculation is an interface, right? And the third one is type player is interface। ठीक है जी।
तो हम ये कह सकते हैं कि हम ये तीनों कंपोनेंट जो डार्विन वाले एग्जांपल थे, सेम एग्जांपल एक्चुअली वी आर यूजिंग, तो वहाँ पे हमने उनको कंपोनेंट के ज़रिए से जो है मेंशन किया था। हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर रेफरेंसिंग टू देम एज इंटरफेस, तीनों तरह के। एंड ऑल्सो वी कैन से कि रिपाइड डिस्क्रिप्शन ऑल्सो इंक्लूड बिहेवियरल इंफॉर्मेशन एज वेल। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें कुछ जो है वो कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे भी एक बिहेवियर का कीवर्ड है, राइट, यहाँ पे भी बिहेवियर का कीवर्ड है, और यहाँ पे भी यकीनन बिहेवियर का कीवर्ड हमें नज़र आ रहा है। उसके अलावा देर आर सम अदर कीवर्ड्स एज वेल, जैसे एक्शन इन एंड एक्शन आउट, ठीक है, यहाँ पे भी मौजूद है। यहाँ पे भी एक्शन इन एंड एक्शन आउट मौजूद है, और यकीनन यहाँ पे भी हमारे पास एक्शन आउट और एक्शन इन मौजूद है। तो दीज आर ऑल कीवर्ड्स। आई होप दिस इज क्लियर अंटिल नाउ। अब द थिंग इज कि ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है अलॉन्ग विद एप्लीकेशन स्ट्रक्चर, इट इज़ यूज टू जनरेट इवेंट ग्राफ्स, लाइक जिन्होंने प्रपोज किया है बेस। अब फ़र्क ये है कि डार्विन में पहले आई टोल्ड यू कि रिकमेंडेड ये है कि ग्राफिकली विजुअलाइज हम पहले करें और उसके बाद टेक्चुअली विजुअलाइज करें। वेयर एज रपाइड का मामला ये है कि वी नीड टू better first write the textual visualization, and based on all this textual visualization, you know, the जो भी उनकी tool support है that provides the graphical, that generates the graphical visualization, और वो graphical जो visualization होगी that will be based upon the textual visualization। अब ईच इंटरफेस, अगर हम टाइप डेटा सोर्स एज एन इंटरफेस जो ग्रीन कलर में हाईलाइट किया गया, टाइप कैलकुलेशन इज एन इंटरफेस एंड टाइप प्लेयर इज एन इंटरफेस, अगर हम इसको नोटिस करें तो ईच इंटरफेस हैज अ नंबर ऑफ इवेंट्स इट कैन रिसीव एंड सेंड आउट, ठीक है, जैसे एक्शन इन, सेट वैल्यूज आउट, नोटिफाई वैल्यूज। अब ड्रपाइड की जो डेफिनेशन थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि ये उन कंपोनेंट्स को मॉडल करने के लिए हमसे यूज़ करते हैं जो कि इवेंट्स के ज़रिए से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, जो पिछली स्लाइड पे डेफिनेशन थी। अगर उसी डेफिनेशन को हम जहन में रखें और इसकी टेक्सचुअल विजुलाइजेशन को नोट करें, तो हर इंटरफेस जो है, जो हम अभी हमने हाईलाइट किया है, इसके जो है नंबर ऑफ़ इवेंट्स, देयर आर नंबर ऑफ़ इवेंट्स इट कैन रिसीव एंड सेंड आउट, राइट। और इसके अलावा ईच कंपोनेंट है बिहेवियरल स्पेसिफिकेशन एज वेल, ठीक है, जिसे हमने हाईलाइट भी किया है, विच डिस्क्राइब हाउ इट रिएक्ट्स टू डिफरेंट इवेंट्स। और इसका मकसद क्या है बिहेवियर का, जैसे लफ्जी मतलब इसका यही है, आपको बताया गया, रन टाइम फंक्शनैलिटी इन रिस्पॉन्स टू अ सर्टेन इवेंट। तो यहाँ पे भी रिपाइड की जो टेक्सचुअल विजुलाइजेशन है उसमें हर कंपोनेंट जो है उसका हमने बिहेवियर भी स्पेसिफाई किया है, जो एक्चुअली बताता ये है कि जो एप्लीकेशन है, जो कंपोनेंट है, वो डिफरेंट इवेंट्स के रिस्पॉन्स में किस तरह से बिहेव करता है। अब इसका नाउ द थिंग इज के हाउ इट स्टार्ट्स अप, क्वेश्चन इज कि ये जो है वो एप्लीकेशन या आर्किटेक्चर है एप्लीकेशन का जो हमने मॉडल किया है, इसका स्टार्टिंग ये कैसे हो रहा है। अगर हम प्लेयर की बात करें एज एन इंटरफेस, ठीक है, टाइप प्लेयर एज एन इंटरफेस, होता ये है कि प्लेयर जो है, ईच प्लेयर दैट विल स्टार्ट अप बाय सेंडिंग एन अपडेटेड बर्न रेट, ठीक है, एक्शन आउट यहाँ पे है सेट बर्न रेट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो व्हाट इट विल डू इज ईच प्लेयर विल स्टार्ट अप बाय सेंडिंग एन अपडेटेड बर्न रेट, और जब वो अपडेटेड बर्न रेट सेंड करेगा तो उससे होगा क्या है कि फर्स्ट मूव ऑफ द गेम विल बी मेड, एंड आफ्टर sending out burn rate it will wait for the, यानी player will wait for the display to be updated with new status। जब ये event जो है वो trigger करेगा player do set burn rate, then after triggering the event, each player जो भी player corresponding है they will wait to see कि display update हो जाए with the new status, and after once this event has been triggered, ठीक है, द कैलकुलेशन कंपोनेंट, अब कैलकुलेशन कंपोनेंट है यहाँ पे। अब कैलकुलेशन कंपोनेंट का एक्शन इन, यानी क्या ये रिसीव कर रहा है, दैट इज बर्न रेट। अब बर्न रेट फाइल किसने किया है, ये वाला इवेंट फाइल किया है स्टूडेंट प्लेयर ने। व्हेन द और एक्शन इन कैलकुलेशन कंपोनेंट क्या है कि सेट बर्न रेट, दिस वैल्यू विल बी रिसीव्ड बाय द कैलकुलेशन, राइट, एंड बेस्ड ऑन दैट, राइट, अब जब उसने रिसीव कर ली तो इसका क्या है, देयर बी एन इंटरनल इवेंट विल बी ट्रिगर, ठीक है, एन इंटरनल इवेंट विल बी ट्रिगर्ड। और इसका ट्रिगर ये क्या होगा, जब ये ट्रिगर करेगा इंटरनल इवेंट विच इज कैल्क न्यू स्टेट, इट विल एक्चुअली नोटिफाई डाटा स्टोर दैट यू मस्ट सेट सर्टेन वैल्यूज, ठीक है। टेलिंग यू अगेन कि ईच प्लेयर which actually
commence the proceedings by triggering an event which is do set burn rate। ठीक है कि burn rate को सेट करो। अब उसके बाद वो वेट करेगा when the display is updated until the display is updated for it to make next move। लेकिन जब ये ट्रिगर फायर होगा, ये इवेंट फायर होगा, एक्चुअली दिस विल बी रिसीव्ड बाय द कैलकुलेशन कंपोनेंट। और जब कैलकुलेशन कंपोनेंट इसे सेट बर्न रेट को रिसीव करेगा, ठीक है, जब इसे वो रिसीव करेगा, जब इसे वो करेगा, अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगा, then an internal event will be fired which is fired by the calculation component which is calc new state कि नई स्टेट को कैलकुलेट करो, right। when this event will fire, right, it will notify, it will send a notification to do set values। ठीक है, ये वाला इवेंट जो है फायर होगा and it will be an intimation to the data store that you must update the state of the game। अब हम डेटा स्टोर कंपोनेंट की तरफ चलते हैं यहाँ पे। अब डेटा स्टोर में अगर हम देखें तो एक्शन इन क्या है, यानी ये रिसीव क्या कर रहा है, सेट वैल्यूज। ठीक है, सेट वैल्यू जो कि कैलकुलेशन कंपोनेंट की तरफ से उसे एक तरह का इवेंट या मैसेज मिला है। अब और वो मैसेज क्या है कि गेम की स्टेट अपडेट करो। और after that, after this event is received by the data store, what it will do is it will actually update the state of the game। और एक्शन आउट क्या है जी, इट विल नोटिफाई द न्यू वैल्यूज या अपडेटेड स्टेट टू द ईच प्लेयर। अगर हम प्लेयर की तरफ जाएं तो वी कैन सी कि यहाँ पे एक्शन इन क्या है, नोटिफाई न्यू वैल्यूज। और ये एक्शन इन नोटिफाई न्यू वैल्यूज एक्चुअली कहाँ से आ रही हैं, एक्चुअली दीज आर कमिंग फ्रॉम द डेटा स्टोर। आई होप दिस इज क्लियर। टेलिंग यू, रिपीटिंग इट अगेन कि जो प्रोसीडिंग्स हैं वो स्टार्ट कैसे होंगी कि ईच प्लेयर दैट विल मेक एन डू सेट बर्न रेट इवेंट। ठीक है, वो एक इवेंट फायर करेगा, उसके बाद वो वेट करेगा until the display is updated so that it can make another move। अब जब ये वाला डू सेट बर्न रेट का इवेंट फायर होगा, कैलकुलेशन कंपोनेंट जो है इट विल रिसीव इट। ठीक है, और रिसीव करने के बाद इट विल फायर एन इंटरनल इवेंट विच इज कैलकुलेट न्यू स्टेट। ठीक है, जब कैलकुलेट न्यू स्टेट फायर होगा, राइट, तो व्हाट विल बी द आउटकम, it will send a notification to data store that it must update the system state by sending out do set values event। जब ये डेटा स्टोर के पास आएगा डू सेट वैल्यू इवेंट, हम देख सकते हैं कि सेट वैल्यूज इज एक्शन है। ठीक है, जब ये डेटा स्टोर के पास आएगा, डेटा स्टोर विल एक्चुअली अपडेट द सिस्टम स्टेट and once that is done it will send out a message to the player। ठीक है, that new values has been or the system has been updated। अब यहाँ पे action in when the player will receive it, it means the system has been updated and now the player can make a next move if this is possible। अब एक चीज़ ध्यान में रखें, लाइक जैसे कि यहाँ पे कुछ कंडीशन हमारे पास मेंशन है, वी आर अगेन ऑन द स्लाइड नंबर 12। अब दिस पार्ट एक चीज़ ध्यान में रखें कि ईच प्लेयर, जैसे कि नॉर्मली गेम में होता है कि ईच प्लेयर कैन मेक 3 मूव्स, 3 मूव्स वो कर सकते हैं। अब वही कंडीशन हमने यहाँ पे स्पेसिफाई की हैं, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर तो मूव्स हैं 0 हैं देन वी कैन से कि ये डन। अगर एक से ज़्यादा है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो टर्न्स रिमेनिंग -1 कर दो। अगर वो 0 के बराबर है तो उसे क्या कर दो, इट मीन्स इट इज़ डन एंड यूज़र इंटरफेस इज एंड। अब ये वाला जो पार्ट है इसमें हमने बाइंडिंग की है बिल्कुल इसी तरह जैसा कि हमने डार्विन में की थी। Architecture of Lander is P1 player 1 player 2। it if it is a 2-player game, C is calculation, D is data store, P1 and P2 stand for player। connect कर दो P1 डॉट सेट बर्न रेट को कैलकुलेशन के सेट बर्न रेट के साथ, इसी तरह प्लेयर 1 को भी सेट करो उसके बर्न रेट को, प्लेयर 2 के भी बर्न रेट को कैलकुलेशन के बर्न रेट के साथ करो। यानी प्लेयर 1 और प्लेयर 2 जब भी इवेंट जो है वो ट्रिगर करेंगे वो रिसीव होगा कैलकुलेशन के पास, चाहे वो प्लेयर 1 है या प्लेयर 2 है। इसी तरह जो कैलकुलेशन का जो है सेट वैल्यूज़ हैं वो नोटिफाई करेगा डाटा स्टोर को कि अपने सिस्टम की स्टेट को अपडेट करो। और जो डाटा स्टोर जब सिस्टम की स्टेट अपडेट कर देगा तो वो नई वैल्यूज़ प्लेयर 1 को भी नोटिफाई करेगा और वो न्यू वैल्यूज़ जो हैं वो प्लेयर 2 को भी नोटिफाई करेगा एंड दैट्स इट। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि
इन कंपैरिजन टू डार्विन, हेयर वी कैन सी कि हमने जो है आर्किटेक्चर को लो एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे डिफाइन किया है, हमने बिहेवियर को भी एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर दिया कि एक्चुअली एक इवेंट के अगेंस्ट में जो एक दूसरा कंपोनेंट है वो क्या उसका बिहेवियर होगा, वो कौन सा ट्रिगर फायर करेगा, और उस ट्रिगर की जो है वो उसको फर्दर जो इवेंट जनरेट होगा या ट्रिगर होगा उसको फर्दर दूसरा कौन सा कंपोनेंट जो है वो उसे यूज़ कर सकता है। अब रेपाइड की एवेल्यूएशन है बेस्ड ऑन द सेम क्राइटेरिया जिसको हम यूज़ करते हुए हमने डार्विन को एवेल्यूएट किया था। स्कोप एंड पर्पस हम जैसे कि बताया कि उन कंपोनेंट्स की कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं जो कि इवेंट्स के ज़रिए से उन कंपोनेंट्स को हम मॉडल करने के लिए यूज़ करते हैं जो कि इवेंट्स के ज़रिए से आपस में कम्युनिकेट करते हैं। बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं? सेम स्ट्रक्चर, कंपोनेंट्स, इंटरफेसेस एंड बिहेवियर। स्टाइल का इसमें एज सच कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। डार्विन में तो ये था कि हमारे पास हायरार्किकल स्ट्रक्चर था और हायरार्किकल स्ट्रक्चर था दैट वाज बेस्ड ऑन ग्राफिकल स्ट्रक्चर एज वेल। ठीक है, ग्राफिकल विजुअलाइजेशन के बेस पे हमने उसमें हर हायरार्कीज को डिफाइन किया था, वेरएज यहाँ पे ऐसा कोई मामला नहीं है। स्टैटिक एंड डायनामिक एस्पेक्ट, स्टैटिक एज वेल डायनामिक बिहेवियर को मॉडल, जैसे कि अभी पिछले स्लाइड पे हमने देखा कि हमने स्टैटिकली भी अपने इंटरफेसेस डिफाइन किए एंड विद इन दैट हमने उसका डायनामिक बिहेवियर है वो भी विजुलाइज किया। दैट्स व्हाई वी कैन से कि रैपिड कैन बी यूज टू मॉडल स्टैटिक एज वेल डायनामिक बिहेवियर, क्योंकि स्टैटिक होगा तो हम उसको डायनामिक उसका विजुलाइज कर सकते हैं, अगर स्टैटिक ही नहीं होगा तो डायनामिकली उसको विजुलाइज नहीं कर सकते। डायनामिक मॉडल बाय डिफॉल्ट इट डज नॉट सपोर्ट, ठीक है, लेकिन अगर इफ़ वी हैव एनिमेशन कैपेबिलिटीज लाइक इसकी जो टेक्सचर विजुलाइजेशन की बेस पे अगर हमको ग्राफिकल विजुलाइजेशन जनरेट हो रही हैं और इट एंड दैट ग्राफिकल विजुलाइजेशन हैज सम एनिमेशन कैपेबिलिटीज, देन वी कैन से कि जो टूल सपोर्ट है इट सपोर्ट डायनामिक मॉडल, अदरवाइज द आंसर वुड बी नो। नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट नॉट एप्लीकेबल। एम्बिग्विटी अगेन, अगर मॉडलर ने वेल डिफाइंड सिमेंटिक्स यूज़ किए हैं, प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन और कंसिस्टेंसी है, जैसे हमने देखा था इंटरफेस के नाम, एक्शन इन, एक्शन आउट, कीवर्ड्स हमने बिहेवियर का यूज़ किया। इफ़ वी हैव डन दैट देन ऑफ कोर्स एम्बिग्विटी विल बी मिनिमम। अगर हमने सिमेंटिक्स का ख्याल नहीं रखा देन ऑफ कोर्स द विजुलाइजेशन विल बी एम्बिगुअस। एक्यूरेसी हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं? कंपाइलर्स चेक सिंटैक्स, आमतौर पे कंपाइलर जो होते हैं वो सिंटैक्स को चेक करते हैं। सिमुलेटर्स कैन बी यूज टू चेक सिमेंटिक्स। ऑन द अदर हैंड इन कंपैरिजन जो सिमुलेशन अगर हम इसकी बनाते हैं बेस्ड ऑन द टेक्सचुअल विजुलाइजेशन, अगर हम ग्राफिकल विजुलाइजेशन बनाते हैं so that can be somehow provide some accuracy, but that accuracy the result are non-deterministic एंड नॉन एग्जॉस्टिव। नॉन डिटर्मिनिस्टिक से मुराद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक हों। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है? करेक्ट होना, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट होना, और जो नॉन है वर्ड वो इसका ऑपोजिट बना देता है, सो नेगेटिव मीनिंग में। और इसी तरह एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है? किसी चीज़ का कंप्लीट होना, और नॉन हम अगर उसके साथ यूज़ करें इट मीन्स कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्लीट भी हो, वो अनकम्प्लीट होगा। तो मतलब कहने का ये है कि सिमुलेशन अगर हम सिमुलेटर यूज़ करते हैं इसी टेक्सचुअल विजुलाइजेशन को ग्राफिकल विजुलाइजेशन में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ग्राफिकल विजुलाइजेशन हो वो कंप्लीट भी हो और बिल्कुल ठीक भी हो। प्रिसीजन की जहाँ तक बात है तो हम इसको प्रिसाइज बना सकते हैं इफ़ वी आर अगर हमारी टेक्सचुअल विजुलाइजेशन है वो अगर कंप्लीट हो, राइट। अगर वो जितना उसका लेवल ऑफ डिटेल ज़्यादा होगा, जितना बिहेवियर मॉडल की डिटेल ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा हमारी टेक्सचुअल विजुलाइजेशन वो प्रिसाइज भी होगी। व्यू पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें हम स्ट्रक्चरल एज वेल एज बिहेवियरल व्यू पॉइंट हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, और वो वाला क्या होगा? क्राइटेरिया सिंगल होगा, राइट। एक ही स्ट्रक्चरल व्यू पॉइंट होगा ऑफ द एप्लीकेशन, और जो है एक ही उसका बिहेवियरल व्यू पॉइंट होगा। जैसे अगर हम यूएमएल मॉडल की बात करें, यूएमएल में मल्टीपल टाइप के बिहेवियरल व्यू पॉइंट हो सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मॉडल और टाइप ऑफ डायग्राम वी आर यूजिंग। जो स्टेट डायग्राम है वो भी बिहेवियर मॉडल के लिए यूज़ हो सकती है, सीक्वेंस डायग्राम वो भी बिहेवियरल मॉडलिंग के लिए यूज़ हो सकती है, ठीक है। एक्टिविटी डायग्राम पॉसिबली वो भी बिहेवियरल मॉडलिंग के लिए यूज़ हो सकती है। इसका मतलब ये है कि यूएमएल में देर आर मल्टीपल बिहेवियरल व्यू पॉइंट, लेकिन रैपिड की अगर हम बात करें
तो उसमें बिहेवियर को विजुलाइज करने का एक ही व्यू पॉइंट है, वही तरीका है जो सिंटेक्स जो कि हमने इसकी टेक्सचुअल विजुलाइजेशन में देखा था। व्यू पॉइंट की कंसिस्टेंसी कैसे इंश्योर करें कि व्यू पॉइंट कंसिस्टेंट है या नहीं, तो अगेन this is possibly not possible. Required itself does not provide a mechanism to ensure कि व्यू पॉइंट हमारा consistent है या नहीं। अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइनर और विजुलाइजर कि वो कितना इसको इंश्योर करता है व्यू पॉइंट की कंसिस्टेंसी को।